नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और वेस्ट यूपी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर हम आपसे बातचीत करते हैं। और इस समय का जो डेवलपमेंट है वेस्ट यूपी का वो काफ़ी बवाली हो गया है। पत्रकार आजकल बवाली शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी उसका मुस्लिम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो चूँकि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं तो किसको वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं, क्या समीकरण बनाते हैं और एक तरफा कैसे वोट करते हैं, ये बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है लोकसभा का रिजल्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आज हम बातचीत के हमारे केंद्र में हैं आजम खान, ऑब्वियसली उनकी बात होनी चाहिए, रुचिवीरा, एसटी हसन और महबूबुल्लाह नदवी। हमारी बातचीत के केंद्र में है रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्या। रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में पिछले 48 घंटे का जो उलटफेर है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नयापन प्रस्तुत किया, कुछ नया दिखाया और वो काफी रंग बिरंगा था। जिस तरह से होली आई थी और होली में कई तरह के रंग थे तो उसमें कई तरह के रंग थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के। आज हम उसको डिकोड करेंगे, उसकी परतें खोलेंगे, अंदर से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये। तो इसमें कई नजरिए हैं लोगों के। पहला नजरिया तो ये है कि पहले मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ। पिक्चर वैसे अमूमन आप इतना टीवी पर या यूट्यूब पर या डिजिटल दूसरे माध्यमों पर इतना देख चुके हैं कि आप सब समझते हैं कि ये हुआ क्या है। तो ये बताना कि हुआ क्या है वो मैं समझता हूँ कि ना ही आपके लिए रुचिकर है और ना ही आपको उसके लिए समय है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी फाउंडेशन देना जो है वो जरूरी है ताकि आप जो है उसको हम जब डिकोड करें तो आप समझें और अगर नए दर्शक हों तो वो भी समझ लें। देखिए हुआ यह है, बहुत भयंकर ड्रामा हुआ है मुरादाबाद में और रामपुर में। रामपुर में हासिम राजा जो जिनको पहले लोकसभा चुनाव लड़ाया था आजम खान ने, तो उनको टिकट नहीं दिया इस बार अखिलेश यादव ने। और महबूबुल्लाह नदवी जो दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है उसके जो इमाम है मौलाना महबूबुल्लाह नदवी, उनको वहां से प्रत्याशी बना दिया और उनका जो सिंबल है वो चार्टर्ड प्लेन से, विशेष विमान से उसको भेजा। तो आजम खान इस बात पर नाराज हो गए। दूसरी बात यह है कि रुचि वीरा जो बिजनौर की रहने वाली हैं और उनका मुरादाबाद की सियासत से कोई नाता नहीं है, तो वो रुचि वीरा जो है जिनके बेहद नजदीकी संबंध आजम खान से बताए जाते हैं, तो आजम खान ने उनके लिए आउट स्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ डिक्शनरी जाकर के बहुत सीमाएं पार करके उनका समर्थन किया और उनका पर्चा जो है वो दबाव दे करके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उनका पर्चा दाखिल कराया मुरादाबाद से। और एसटी हसन जो इस समय के सांसद हैं मुरादाबाद के, उनका पर्चा दाखिल करा दिया था पहले, लेकिन उसमें एफिडेविट नहीं लगा था तो उनको एक कागज नहीं दिया गया फॉर्म भी, तो वो कैंसिल हो गया योजनाबद्ध तरीके से। मतलब चुनाव रुचि वीरा को ही लड़वाना था। अब ये तो पहली कहानी है। भाई रुचि वीरा जो है मुरादाबाद, तो क्या काम उनका। फिर एसटी हसन सांसद भी हैं, डिजर्विंग भी हैं, बढ़िया उनकी लोकप्रियता है और ऐसे डॉक्टर हैं वो को जिनके बारे में बताया जाता है कि वो एक एक दिन में 1,000 पेशेंट देखते हैं बिना फीस के या 10 रुपए की मामूली फीस से। और आप जाए मुरादाबाद में तो स्टेशन पे काफी आपको इज्जत भी मिलेगी। फिर ये सब तो चल ही रहा था, इस सब के बीच में काफी बदनामी होने लगी, कहीं कहीं अखिलेश यादव की, कहीं कहीं आजम खां की बहुत बदनामी होने लगी। डिकोड करेंगे हम, बाद में आपको बताएंगे इसके पीछे कहानी क्या है। तो इस बदनामी के बीच जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके एसटी हसन को कोट किया, कोट करके लिखा कि देखिए एसटी हसन साहब, मैंने आपसे सदन में ये कहा था कि उस समय इम्तियाज जलील जो एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मजलिस के, वो भी साथ में थे। मैंने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सियासत के जो आलमदार हैं, जो उनके कायद हैं, कयादत कर रहे हैं मुसलमानों की सियासत के,
उन सबको खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे उनके पीछे क्या रीजन है वो डिटेल्स बताए होंगे उन्होंने, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कहा कि वो खत्म करना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मुरादाबाद से प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। अब जब ये सब एपिसोड हो गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा देखो मैंने कहा था ना ऐसा हो गया, और ना केवल कहा असदुद्दीन ओवैसी ने बल्कि उनको कोट करके बात सार्वजनिक कर दी, पब्लिक और कर दी। ट्विटर पे पब्लिक होती है तो एक्स पे लिखा उन्होंने तो पब्लिक हो गई। उसका जवाब दिया स्टेशन ने कि हाँ ये बात सही है कि आपने कहा था, तो ये बात तो ठीक है आपने कहा था। साथ साथ स्टेशन ने अपना दर्द भी बताया कि मैं रुचि वीरा के लिए प्रचार नहीं कर पाऊंगा। ये भी कहा कि पिछली बार मुझे जब टिकट मिला था तो आजम साहब आपने ही टिकट दिलाया था, इस बार जो है वो टिकट मेरा कटाया आपने है, कटवाया आपने है। तो खलनायक बन गए आजम खान। अभी क्या है कि अब हम इसको डिकोड करते हैं। देखिए डिकोडिंग में हम सब बातें समझने की होती है। हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं वो आप भी समझ रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप हमसे थोड़ा सा ज्यादा समझ रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा हमसे समझ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, बता देना, और अगर आपको हमारी बात ठीक लगती है तो आप वो भी बता देना। पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए साहब, एक बयान है जो जयंत चौधरी ने आज चांदपुर में दिया है। चांदपुर में जयंत चौधरी ने यह कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो ही पहलवान थे जो आमने सामने लड़ सकते थे, जिनमें दम था, जो दमदार पहलवान थे, जो आमने सामने लड़ सकते थे, लेकिन उन दोनों पहलवानों ने हाथ मिला लिया तो अब कोई नहीं बचा। इस बात का मतलब यह है कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी तो एक हो गई, तो अब एक तरफा है, सब कुछ सिनेरियो ऐसा दिख भी रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो बेइंतहा कमजोर है। पहले तो कमजोर है, दूसरी बात लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तीसरी बात प्रत्याशी अच्छे खड़े नहीं हुए कई जगह पर। तो इसलिए वो फिर चौथी जो सबसे गंभीर बात है वो यह है कि मुसलमान वोटर जो है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन कर सकता है, जैसे 37% है सहारनपुर में, बिजनौर में है 42%, मेरठ में है 32, मुजफ्फरनगर में है 36, मुरादाबाद में 50, नगीना में है 42। तो जो मुसलमान वोटर है जिससे ये उम्मीद है कि वो अगर एकजुट होकर के वोट करता है तो वो कंपटीशन बन सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पिछले 10-15 दिनों की जो पार्टी स्तर की सियासत है, जो विपक्ष के लेवल की सियासत है, इंडिया गठबंधन के लेवल की सियासत है, बसपा का एटीट्यूड है, समाजवादी पार्टी का एटीट्यूड है, जो भी उनका नजरिया है, या कांग्रेस के माध्यम से जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जैसे दोनों मिलजुल के इधर तो कांग्रेस के 2 ही प्रत्याशी आए हैं, तो उस पे मुसलमानों में, मुसलमान वोटरों में जो कंपिटिटर है, जो कंपटीशन दे सकता है, उनमें निराशा है। और निराशा इसलिए है क्योंकि वो उनको लग नहीं रहा है बहुत। मैं देखिए मेरा काम है सही बात बताना, खुश करने के लिए मैं किसी को कोई बात नहीं कहता। तो बहुत लग नहीं रहा है कि कोई प्रत्याशी जो है वो विनिंग कंडीशन में है। वो सभी अधिकतर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीडिंग एज में है। तो लीडिंग एज में ना होती, इस बात की भी संभावना थी कि वो लीडिंग एज में ना हो, क्योंकि लड़ाई कहीं भी हो सकती है। विपक्ष का वोटर, बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और भर्ती है, भर्ती को लेकर बहुत इश्यूज हैं, पेपर लीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत लड़के उसमें डिस्टर्ब हुए हैं, पेपर लीक है, और अभी जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हुआ है ये भी इशू है, ये डिस्कस होता है, फार्मिंग के भी इश्यूज हैं। तो इश्यूज तो बहुत हैं, और विपक्ष का वोट भी है, विपक्ष का वोट भी है, और आमने सामने की लड़ाई है। तो विपक्ष का वोट भी है, इश्यूज भी बहुत है, मगर उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो करंट नहीं दे पा रहा, जो करंट लड़ाई के लिए, चुनाव की लड़ाई के लिए आवश्यक होता है, वो करंट नहीं दे पा रहा, वो करंट नहीं दे पा रहा। उसका ये मैसेज चला गया खासकर विपक्ष के जो मोस्ट कमिटेड वोटर है विपक्ष का, मुसलमान, जो पिछले सिनेरियो में हम देखते हैं कि वो 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट कर रहा है, नाराज है। खाली का कोशिश तो करती है भारतीय जनता पार्टी में साथ लाने की, लेकिन अपने इश्यूज हैं, तो वो उदासीन हो गया है, वो किसी को वोट नहीं करना चाहता है। उदासीन होने की वजह जो है वो रवैया है, विपक्ष की पार्टियों का रवैया है। जैसे
बिजनौर लोकसभा पर जो दीपक सैनी प्रत्याशी हैं उनको कोई नहीं जानता है, और बिजनौर लोकसभा पर 5.5 लाख मुसलमान वोटर हैं। तो आप सोचिए 5.5 लाख वोटर किसे वोट देगा। बसपा के विजेंद्र सिंह हैं, वो जाट हैं, उनका कोई परिचय नहीं है, बाहर से आए हैं, उनको मुसलमानों में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है, जानते नहीं है। और बहन जी को लेकर के, मायावती जी को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटीज जो दिखनी चाहिए थी, वो जो आक्रामकता उनकी दिखनी चाहिए थी, जो उनकी आक्रामकता रही है, वो एकदम क्षीण है। बहन जी उतना एक्टिव नहीं है, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मेरठ में प्रत्याशी हल्ले का बदला गया है, दूसरा कौन आएगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो पहला आया था उससे मुसलमान भानु प्रताप सिंह बेनतहा नाराज थे, लेकिन अब उसको जो है टिकट काट दिया है, तो नया आएगा कोई, तो देखेंगे कौन आता है, डिपेंड करता है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हुई कि साहब कुछ यादव ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अगर ज्यादा टिकट दिया तो हम बीजेपी को वोट कर देंगे। इसका रिएक्शन गया मुसलमानों में कि साहब हम तो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को ही वोट, लेकिन आप ही बताइए कि यादव समाज ही बताइए कि आप तो लोकसभा के चुनाव में 40% वोट समाजवादी पार्टी को करते हैं, जहां पर यादव कम्युनिटी का खासकर उनके परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, अखिलेश जी के, मुलायम सिंह जी के परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो वहां तो उनको करते हैं वोट, और जहां उनका परिवार का वो व्यक्ति वो नहीं चुनाव लड़ता है वहां आप भारतीय जनता पार्टी को कर देते हैं, और खासकर जहां यादव बहुल सीटों पर अगर मुसलमान प्रत्याशी आ जाए तो आप बिल्कुल वोट नहीं देते हैं। तो फिर हमारी एक तरफा वफादारी का क्या मतलब है। सैद्धांतिक बात यह है कि एक तरफा वफादारी जो होती है वो वफादारी नहीं होती, गुलामी होती है। तो एक ये सैद्धांतिक बात है, और मित्रता या वफादारी वो बहुआयामी है, दोनों तरफ से होना उसका आवश्यक है। एक तरफ से होगी तो वो फिर उसको आप वफादारी नहीं कह सकते। मैं डिकोडिंग कर रहा हूं कि रामपुर में, संभल में और मुरादाबाद में हुआ क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको ऐसा लगा फाइनली कि वो बहुत अच्छा वर्क करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य रचना की और उनके व्यू रचना की प्रशंसा करता हूँ हमेशा से। वो बहुत बढ़िया योजना बनाती है, वो उन्होंने बनाई योजना, और एक एक लोकसभा सीट पर अच्छी योजना बनाई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो जीत सकते हैं। तो उनके पास जो फीडबैक पहुंचा, वो फीडबैक ये पहुंचा कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां वो हार सकते हैं, मुरादाबाद वो हार सकते हैं, रामपुर वो हार सकते हैं, संभल वो हार सकते हैं, बिजनौर वो हार सकते हैं, सहारनपुर वो हार सकते हैं, कैराना वो हार सकते हैं, और मुजफ्फरनगर वो हार सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर उनको इसलिए आसान लगा कि वहां उन्होंने, चूंकि लोकदल से गठबंधन हो गया तो उन्होंने समाधान खोज लिया, कॉन्फिडेंट हो गए कि अब चूंकि लोकदल भी हमारे साथ आ गई है, मुख्य विपक्षी पार्टी है मुजफ्फरनगर में, जिनके शामली और मुजफ्फरनगर दोनों जनपद में 9 में से 8 विधायक हैं, तो वहां वो कॉन्फिडेंट हो गए। कैराना में गुर्जर को कैंडिडेट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जाट जो है वो चूंकि लोकदल का वहां 2 लाख जाट है उस लोकसभा सीट पर, तो उनको लगा 80% हमको मिलेगा और दूसरा वोटर्स हमको मिला तो आसानी से जीत लेंगे, एक रासन वहां लड़ रही है, तो आसान हो गया। तो मुश्किल कहां हुई, मुश्किल 4 लोकसभा सीट पर उन्हें लगा कि भाई ये एक सीट पर वर्क करती है। आप देखिए, समझिए, आप ना पॉइंट टू पॉइंट समझिए, भारतीय जनता पार्टी एकक सीट पे वर्क करती है। 543 लोकसभा सीट है, एकक सीट पर बहुत वर्क होता है कि कैसे हम एकक सीट को प्रभावित करें, कैसे हम एकक सीट को जीतें। और सिर्फ इतना ही नहीं करती कि अपना कैंडिडेट मजबूत दे, बल्कि इस पे भी रिसर्च करती है कि दूसरे कैंडिडेट को डैमेज कैसे किया जाए। हम मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर के टिकट को डिकोड कर रहे हैं, इसलिए ये बात हो रही है। तो देखिए, मुरादाबाद में एसटी हसन वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने शुरुआत में नामांकन किया था। पहले रुचि वीरा का नाम था, फिर एसटी हसन का आया, फिर रुचि वीरा का आया, फिर एसटी हसन का आया, फिर रुचि वीरा का आया। दोनों बराबर में अंताक्षरी खेल रही थी। खराब हो गई ये सीट। अब आजम खान ने क्या किया ये वो जाने, खुदा अल्लाह। अखिलेश जी ने क्या किया ये भी वो जाने, खुदा अल्लाह ईश्वर। अंदर क्या हुआ ये भी वो जाने, लेकिन सीट खराब हो गई है। जिस मुरादाबाद की सीट को विपक्ष को जीतता हुआ दिखाई दे रही थी, वो अब हार रही है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी।
कारण ये है कि रुचि वीरा के आने से मुसलमानों में बेइंतहा गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि रुचि वीरा है बिजनौर की रहने वाली, और वो वैश्य समुदाय से आती है, बनिया कम्युनिटी से। यहाँ एजुकेशन टाइकून है बिजनौर में। और पिछला जो चुनाव था, ये मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए, जो ये लोकदल का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन टूटा है, कि कम लोग जानते हैं इस बात को, उसमें रुचि वीरा भी एक वजह है। और रुचि वीरा इसलिए एक वजह है क्योंकि जयंत चौधरी जो है, उनके एक काफ़ी करीबी, जिनसे बहुत आत्मीय लगाव है जयंत चौधरी का, वो डॉक्टर नीरज चौधरी हैं। वो बिजनौर के डॉक्टर हैं और बिजनौर के बहुत अच्छे डॉक्टर वो हैं। उनके पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी आते जाते हैं, बड़ा कनेक्टिविटी उनकी है। उनको विधानसभा 2022 के चुनाव में बिजनौर सीट पर आरएलडी ने अपना कैंडिडेट बनाया था समाजवादी पार्टी के समर्थन से। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी। आजम खान ने बहुत प्रयास किए कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए बिजनौर से, लेकिन सीट चली गई आरएलडी के कोटे में। सीट जब आरएलडी के कोटे में चली गई तो आजम खान मन महसूस के रह गए, उनके बाद चल नहीं पाई। और जब उनके बाद चल नहीं पाई तो नीरज चौधरी जो है वो चुनाव लड़े। 5000 के मामूली अंतर से नीरज चौधरी चुनाव हार गए, और हारने की वजह बनी रुचि वीरा। क्योंकि जब रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी लड़ा नहीं सकती थी, गठबंधन था आरएलडी के साथ में, तो रुचि वीरा ने बसपा से चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से। 42,000 वोट मिली, रुचि वीरा भी चुनाव हार गई। और सुचि चौधरी भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो चुनाव जीत गई। चुनाव नीरज चौधरी भी हार गई। अभी जब आरएलडी में, इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या कनेक्शन है, क्या हो रहा है, सब पूरा सिनेरियो समझने के लिए आपको पॉलिटिकली ये सब चीजें जाननी जो है वो जरूरी है। अभी जब आरएलडी में और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बातचीत हुई तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिजनौर हम लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी से यहाँ कभी सांसद बिजनौर में नहीं बना है, आरएलडी से जरूर एक बार सांसद रहे हैं, जो इस समय आरएलडी के प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, इनके पिता संजय चौहान। तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिजनौर हमको दे दीजिए, बिजनौर हमारे खाते में रहेगा। जयंत चौधरी इस बात पर अड़ गए कि नहीं, देखिए बिजनौर आप मुझे दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ तो बिजनौर में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहा है। मेरे पार्टी का तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है, और मेरी पार्टी का विधायक भी अभी यहाँ चंदन चौहान है। कारण यह है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जयंत चौधरी नीरज चौधरी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, वही जो विधानसभा चुनाव में 5000 वोट से हार गई थी बिजनौर शहर। काफी आत्मिक लगाव नीरज चौधरी से जयंत चौधरी का है। आजम खान उस सीट को चाहते थे रुचि वीरा के लिए। एक बार जयंत चौधरी समझौता कर भी सकते थे, बात बन भी सकती थी, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी को यह बात पता चली कि रुचि वीरा के लिए टिकट मांगा जा रहा है, तो जयंत चौधरी जो है वो विरोध करने लगे। जयंत चौधरी ने कहा कि रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाना जो है वो उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि अभी 1 साल पहले 2022 के चुनाव में मेरे कैंडिडेट नीरज चौधरी को हराने के लिए यही रुचि वीरा बसपा में गई और इन्होंने वहां चुनाव लड़ा, मेरे कैंडिडेट को हरा दिया। यानी हमारा एक विधायक कम हुआ, हमारा एक विधायक कम हुआ गठबंधन का। तो ऐसे कैंडिडेट को जो 1 साल पहले ही विद्रोह करके हमारे सामने चुनाव लड़ के हमारे एक विधायक को कम किया हो, जिसने हमारा नुकसान किया हो, हमको चैलेंज किया हो, उसको हम प्रत्याशी कैसे बना दें? ये नहीं हो सकता। अखिलेश मजबूर थे, अब वो मजबूरी थी आजम खां की। आजम खां बहुत सपोर्ट कर रहे थे रुचि वीरा को, तो अखिलेश जो है नहीं मान पा रहे थे। और जयंत चौधरी जो है वो इस बात पर थे कि हम ये सीट नहीं देंगे, और देंगे तो रुचि वीरा नहीं लड़ेगी। लेकिन मजबूरी ये थी कि रुचि वीरा को ही लड़ना था। तो ये बात जो थी जयंत चौधरी एक गठबंधन के टूटने की भी एक वजह ये बनी। यानी इतना बड़ा नुकसान कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो फाइट दिखाई दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि 19 लोकसभा सीटों में से कम 8 लोकसभा सीट तो जरूर वो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। 8 तो कम से कम जरूर ही जीत रहा था। और आज उसकी स्थिति ये है कि वो एक सीट दिखाई दे रही है। मैं बता देता हूँ फाइनली आज आपको, इंडिया गठबंधन सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में डिमोटिवेट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर कहीं दिखाई देता है मजबूत तो संभल में दिखाई देता है। क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल के बाद से उनके बेटे को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद लोगों में सहानुभूति है, और इस सहानुभूति का फायदा उनको मिल सकता है, वो चुनाव जीत सकते हैं। खैर, तो रुचि वीरा जो है उनको मुरादाबाद लड़ाया गया, तो एक सीट खराब कर ली मुरादाबाद, कोई संभावना नहीं है। फिर तीसरा, नगीना अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर का समर्थन नहीं किया,
क्योंकि उनको लगता है कि जयंत चौधरी ने उनको जो ठेस पहुंचाई है उस जख्म से वो अभी उबर नहीं पाए हैं। उनको लगता है कि भाई एक को बढ़ाया, यानी जयंत चौधरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया, तो अब दूसरे पे कैसे विश्वास करें कि वो हमको डाउन ना कर दे, हमको नुकसान ना कर दे। तो जैसे किया उन्होंने, तो उसको नहीं बढ़ाना चाहते। तो एक तरह से मुरादाबाद जो है वो निकल गई हाथ से। दूसरी बात, रामपुर में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो रामपुर में कन्फ्लिक्ट हुआ तो रामपुर भी निकल गई हाथ से। रामपुर भी मोहिबुल्लाह नदवी लड़ेंगे और विद्रोह वहां आजम खां का स्पष्ट है, तो उनके जो समर्थक हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो सब कहाँ वोट करने जाएंगे, उदासीन रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी में जिशान खान को लड़ा रही है, इस बात की संभावना है कि जिशान खान जो है वो थोड़ा सा बेहतर चुनाव लड़ेंगे। यानी बसपा का परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तुलना में बेहतर होगा रामपुर पर। अब जितना बसपा और सपा में कंपटीशन होगा, बसपा और सपा में जितना कंपटीशन उतना भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस बात की बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर भी जीतेगी, और इस बात की बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद भी जीतेगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजम खां साहब जो है वो जीत पकड़ ली है। क्यों पकड़ी है जीत उन्होंने? एक तो वो रुचि वीरा पर बहुत ज्यादा उनको पसंद कर रहे हैं। आप क्यों पसंद कर रहे हैं ये तो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते, आपके पास बुद्धि है, आप लगाए। और इतना कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत आभा मंडल बहुत मजबूत है रुचि वीरा का। लगातार चुनाव हारती जा रही है। आंवला लोकसभा लड़ने गई थी 2019 में, वहां हारी। विधानसभा बिजनौर हारी, 2017 विधानसभा बिजनौर हारी। चेयरमैन का चुनाव जो है वो नगर पालिका बिजनौर का चुनाव उनकी बेटी लड़ी है भी, स्वाति वीरा, वो हारी। अपने समाज की वोट उनको 5,000 वोट उनको नहीं मिल सकती है वैश्य समाज की। 5,000 वोट मिलने की संभावना नहीं है। और आज तक जितने चुनाव लड़े हैं, जो भी उनका पोर्टफोलियो बना है, जितनी भी उनकी प्रोफाइल बनी है, सब मुसलमानों के वोट पर बना है। मुसलमान के अलावा कोई वोट नहीं करता उनको। आजम खान साहब से काफी नजदीकी है, बहुत काफी नजदीकी है, ज्यादा नजदीकी है। इससे ज्यादा क्या कहूँ, बाकी आप समझ लीजिए। कहते तो लोग कुछ भी हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। अभी क्या है कि आजम खान साहब के साथ कई प्रॉब्लम्स हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, कैसे उन पे फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, कैसे उन पे जो है उनको बेल नहीं दी जा रही है, कैसे उनको सजा कराई जा रही है, कैसे उनको जो है वो पॉलिटिकली डैमेज कर दिया गया है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो समाप्त कर दिया गया है, ये सब बातें ठीक है, ये सही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे ना कुछ याद है। सहारनपुर में बहुत सारी चीजें याद है, आप कहें तो मैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात बता रहा हूं। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज के ओपनिंग में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव आए थे और मुलायम सिंह यादव जी उस समय वो भी आए थे। बहुत बड़ी रैली थी वो 2014 से पहले की, लोकसभा चुनाव से पहले की। तो उस बहुत बड़ी रैली में मुलायम सिंह यादव आए थे, अखिलेश यादव आए थे और मौलाना अरशद मदनी भी उस मंच पे मौजूद थे। तो मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कॉलेज का वो ओपनिंग थी, वो ओपनिंग करने के लिए आए थे। तो मंच पे आयोजक में आशु मलिक का नाम लिखा हुआ था। आशु मलिक के जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उस समय विधान परिषद सदस्य थे, राज्य मंत्री का दर्जा था, वो आयोजक थे उस रैली के, आशु मलिक। तो एक बहुत बड़ा गुब्बारा हवा में था, उस गुब्बारे पर जो है मुलायम सिंह जी का था, अखिलेश जी का फोटो था और आशु मलिक का प्रचार था। आशु मलिक एक्चुअली सहारनपुर की सियासत में एक्टिव है, सहारनपुर में ही उनका गांव है, देवबंद विधानसभा में बड़कली, तो वो काफी एक्टिव है वहां। तो क्योंकि वो एक्टिव है वहां आशु मलिक, तो अभी विधायक भी है सहारनपुर से, तो वो रैली में आयोजित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काफी लोग जुटे थे उसमें, हजारों 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। तो जैसे ही आजम खान साहब को ये पता चला कि सामने वाला बोर्ड जो है, पीछे मंच के पीछे जो होर्डिंग लगा है उस पर आशु मलिक का नाम बड़ा बड़ा लिखा है, तो बतौर पत्रकार हम लोग रिपोर्टिंग करने गए तो हमने देखना शुरू किया कि उस पर फूल और पत्ते लगाने शुरू कर दिए, आशु मलिक का नाम छिपा दिया गया और जो गुब्बारा हवा में उड़ रहा था उसको भी उतारने के लिए कहा गया। और इसके बाद जो है फिर आजम खान ने आने से मना कर दी। मुलायम सिंह जी ने खुद आजम खान साहब को फोन किया, आजम खान साहब ने फोन नहीं उठाया। तो आजम खान साहब को 2 बार फोन किया, फिर भी फोन नहीं उठाया। तो जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो एक सरफराज खान है, सहारनपुर के नेता हैं, राज्य मंत्री का स्टेटस रहा उनको, उनके बेटे हैं शाहनवाज खान जो अभी एमएलसी हैं, सब्बू कहते हैं उनको। तो किसी नेता ने सुझाव दिया कि इनके फोन से मिलवाओ, क्योंकि आजम खान साहब उस नंबर में बात कर रहे थे। तो उस नंबर से फिर वो शाहनवाज के नंबर से फोन मिलाया गया
वो फिर आजम खान ने वो कॉल रिसीव की और मुलायम सिंह जी ने उनको बुलाया। तो बड़े उखड़े उखड़े वो आए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से, तो वो बिल्कुल पहली बार आए थे वो। और आते ही उन्होंने एक शेर पढ़ा, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। और बड़े गुस्से में थे, बड़े नाराज थे। और उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ था जब उन्होंने आशू मलिक के पोस्टर पर आशू मलिक के नाम पर फूल जब तक बिल्कुल एकदम छिपा नहीं दिए थे। उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान नेता ऐसा नहीं है आजम खान साहब ने जिसे डाउन करने की कोशिश न की हो। पसमानदा मुस्लिम समाज के एक नेता है अनीस मंसूरी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जाने का की कवायद प्रारंभ हुई है। कारण यह है कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा सभाएं की हैं और उनको पसमानदा मुसलमानों का काशिराम कहा जाने लगा है। तो काफी वो एक्टिव है। आजम खान ने उनको समाजवादी पार्टी में पैर नहीं जमाने दिए, जबकि बहुत लोकप्रियता उनकी बन गई थी। मुलायम सिंह जी साथ लेके जाते, अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से लेके जाते थे, लेकिन उनको पैर नहीं जमाने दिए। शाहिद मंजूर का विरोध किया, रशीद मसूद का विरोध किया, इमरान मसूद का विरोध किया, महबूब अली का विरोध किया, कमाल अख्तर का विरोध किया, शाकिर अली का विरोध किया, इरफान सोलंकी का विरोध किया, जियाउर रहमान का विरोध किया, जमीर अहमद का विरोध किया। एक नेता समाजवादी पार्टी का मुसलमान नहीं छोड़ा जिसको आजम खान ने जिसको नीचा दिखाने की कोशिश न की हो, जिनका विरोध न किया हो। लेकिन ये संभावना जब थी जब आजम खान सरकार में थी, पावर थी। अभी आजम खान जेल में है, अभी आजम खान जेल में है। और अब जो उनका लेटेस्ट एपिसोड आप देख रहे हैं, तो वो लेटेस्ट एपिसोड ये है कि उन्होंने एसटी हसन को नीचा दिखाया, उन्होंने मौलाना मोहबुल्ला नदवी को नीचा दिखाया, उन्होंने तमाम मुसलमान नेताओं को नीचा दिखाया और रुचि मीरा को मुसल्लत कर दिया। जिस भाषा को मुरादाबाद के मुसलमान बोल रहे हैं कि रुचि मीरा को मुसल्लत कर दिया और ऐसे प्रत्याशी को मुसल्लत कर दिया जो निश्चित तौर पे 3 सीटें, एक कॉम्बिनेशन बन रहा था मुरादाबाद का, रामपुर का और संभल का, कि 3 सीटें वहां जीत सकता है एनडीए। तो अब संभल ही अकेली एक बची है, तो वे दोनों सीटें रामपुर और मुरादाबाद इंडिया गठबंधन के नजदीक से दूर जा रही है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब आजम खान ने बहुत कुछ किया है। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि अखिलेश यादव ने उनका विरोध किया है, दम दिखाया है। और इस बात सही है अखिलेश यादव। जब मैं पत्रकार होता हूं मैं स्पष्ट करता हूं कि जब मैं पत्रकार होता हूं तो मैं एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी होता हूं, ना मैं हिंदू होता हूं ना मैं मुसलमान होता हूं। मैं सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन को निष्पक्ष होकर देखता हूं। और निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन ये है कि इस पूरे प्रकरण में आजम खान की थू-थू हो रही है। अखिलेश यादव फिर भी अपना सम्मान बचा के ले गए हैं और अखिलेश यादव इस मामले में काफी अप्रिशिएट हो रहे हैं कि वो सही है अखिलेश यादव इसमें। लेकिन आजम खान ने जो कुछ किया है वो गलत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजम खान की भारतीय जनता पार्टी के किसी माध्यम से कोई डील तो नहीं हुई इन 2 लोकसभाओं को हराने के लिए, क्योंकि फैसले जो हैं इस बार आजम खान के गलत हैं। जीत में टंगड़ी जो मारी है वो आजम खान ने मारी है, अखिलेश ने नहीं मारी है। अच्छा, बिजनौर रुचिवीरा को लड़ाते तब क्या सिचुएशन थी? बिजनौर रुचिवीरा को क्यों नहीं लड़ाया गया? देखिए, बिजनौर की रहने वाली है रुचिवीरा, वहां से 100 किलोमीटर दूर जाकर लड़ेंगी तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बिजनौर वो लड़ती तो कम से कम वो मुरादाबाद से बेटर रहती, लेकिन विरोध तो यहां भी था मगर बेटर रहती। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा डिकोडिंग हमने करने की कोशिश तो जरूर की है और कहानी आपकी समझ में भी आ गई होगी। लेकिन इतना है कि संघर्ष अपनी जगह, और वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जो है वो आप उनको बदल नहीं सकते। तो आजम का साहब जो है वो गांव में कहावत है कि लोमड़ी पे तो पार पसीनी, मेंढके की टांग उलट दी। तो आजम का साहब की रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। तो उनकी स्थिति ये है कि वो अब अपने लोगों पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत बची है, और कुछ दिनों में ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो खत्म हो जाती है। तो आजम का साहब की 90% तो खत्म हो गई है, 10% बची है। इस तरह से अगर अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। बहुत धन्यवाद आपका।